सप्तरंगों के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष में मैं सोनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं ज्ञानेश्वर बोबड़े। तो चलिए आज के इंद्रधनुष की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार से। और आज का सुविचार है, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। तो श्रोताओं, ये तो था आज का सुविचार। अब आइए बात करते हैं आज के दिन विशेष की। श्रोताओं, आज 22 फरवरी है। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, आइए जानते हैं उसके बारे में। श्रोताओं, आज ही के दिन 1821 में स्पेन ने फ्लोरिडा राज्य को $50 लाख में अमेरिका को बेचा था। 1876 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की स्थापना बाल्टीमोर में की गई थी। 1887 में संघ लेबर पार्टी सिंसिनाटी में आयोजित की गई थी। 1980 में अफगानिस्तान में सैनिक शासन लागू होने की घोषणा हुई थी। 1998 में 18वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जापान के नागानो में आयोजित किए गए थे। 1958 में भारत के विख्यात राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी और साहित्यकार अबुल कलाम अहमद आजाद का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। उसी तरह साल 1982 में भारतीय उपमहाद्वीप के विख्यात उर्दू कवि जोश मलिहाबादी का निधन हुआ था। 1999 में भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर नियुक्त हुए थे। उसी तरह श्रोताओं, 22 फरवरी यह दिवस विश्व विचार दिवस, कस्तूरबा गांधी स्मृति दिवस, मौलाना आजाद स्मृति दिवस और सेंट लूसिया स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये थी 22 फरवरी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्रोताओं, 24 और 25 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन जो है ये अमलनेर में किया गया है। तो इसी से जुड़ा है हमारा आज का कार्यक्रम। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इनसे मिलिए। इस श्रृंखला अंतर्गत प्रताप महाविद्यालय अमलनेर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी के विषय में प्राध्यापक कुबेर कुमावत से सोनिका मुजुमदार की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, 24 और 25 फरवरी 2024 को अमलनेर के प्रताप महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा विदेश में शिक्षा, साहित्य, व्यापार एवं जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी इस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो है ये किया गया है। इस संगोष्ठी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रताप महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख प्राध्यापक कुबेर कुमावत जी को। कुमावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। अभी मैंने कहा कि 24 और 25 तारीख को प्रताप महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जो है ये किया गया है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इस संगोष्ठी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी मैंने इसका विषय बताया, तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि ये विषय जो है, इस विषय को आप लोगों ने क्यों चुना, यानी इसके पीछे की क्या कल्पना है? देखिए, बात ऐसी है कि हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर पिछले अनेक वर्षों से एक अवधारणा हमारे देश में काफ़ी विचार की जा रही है, जो है विश्व भाषा की। जी। हिंदी को लेकर ये विश्व भाषा की अवधारणा और इसे लेकर काफ़ी चिंतन मंथन और काफ़ी विचार हमारे देश में किया जा रहा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी है। जी जी। और देखिए, एक और वास्तविकता ये है कि हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। बिल्कुल। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जिस भूमिका का निर्वाह हमारे देश में करती है, तो उसकी तुलना में और कोई भाषा हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी स्पष्ट बात हो गई है कि हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी भाषा है, वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। और जब अब इन कुछ महीनों में, वर्षों में, जब विश्व भाषा के रूप में भी इसकी ओर देखा जाने लगा है,
तो फिर हमारे मन में ये विचार आया कि इसकी जो विश्व भाषा की ये जो अवधारणा है, ये कौन कौन से पक्षों को सम्मिलित करती है। तो इसमें हमने अधिकतर ये अनुभव किया कि हमारे देश में हिंदी भाषा के विदेश में जो साहित्यिक पक्ष है या जो शिक्षा का यानी अध्ययन अध्यापन का जो पक्ष है, उसे लेकर तो बातचीत होती है, लेकिन व्यापार का जो क्षेत्र है या जनसंचार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी वो मतलब कैसे विकसित हुई है और क्या उसमें आगे उन्नति हो रही है, तो ये देखने का भी हमारा एक विचार था। और फिर हम इस तरह से विषय के निर्माण को लेकर भी हम विचार कर रहे थे कि इन पर देखा जाना चाहिए, इन चीज़ों को अनुभव किया जाना चाहिए। और जब तक विदेश से लोग हमें ये बताएंगे नहीं कि वहाँ पर कैसे हिंदी की स्थिति है या कैसे कार्य चल रहा है, तो फिर हमने ये निर्णय किया, विभाग ने मिलकर ये निर्णय किया कि इस विषय पर हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करेंगे। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमारे महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य जैन सर जो है, हमारे महाविद्यालय के जो नेक कोऑर्डिनेटर है, या महाविद्यालय को जो वित्तीय सहायता मिलती है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के द्वारा, तो वहाँ से भी हमें पूर्ण सहयोग मिला और हम इस दिशा में फिर आगे बढ़ने लगे। जी, अभी आपने जैसे बताया कि आपने विचार किया कि ये जो भाषा है, इस भाषा को न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी अब काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, उसके बारे में काफ़ी विचार हो रहा है और इस वजह से आपने ये जो विषय है इसको चुना है। अब जब देश में हम कोई बात या फिर कोई ऐसा विषय लेकर कुछ आयोजित करते हैं, कोई भी समारोह, तो थोड़ा आसान होता होगा, लेकिन यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप इस संगोष्ठी को आयोजित कर रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना देखिए, चाहेंगे। पहली बार जब ये प्रस्ताव मेरे समक्ष आया, विभाग के समक्ष में आया, तो चिंता तो होती है कि विदेश से अतिथियों को कैसे निमंत्रित किया जाए और क्या उनको लेकर किया जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी बात कहिए या मेरा परिचय कहिए हिंदी क्षेत्र के लोगों से, और ख़ासकर फेसबुक के माध्यम से मैं काफ़ी विदेशी लोगों से जुड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए कुछ कठिन नहीं होगा। और बड़ी मतलब आश्चर्य की बात ये है कि इस संगोष्ठी को लेकर जहाँ जहाँ भी विदेश में रहने वाले या विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्यापन करने वाले अध्यापकों से, विदेशी अध्यापकों से या भारतीय अध्यापकों से मैंने बात की इस विषय को लेकर, तो किसी ने भी मुझे इस विषय को लेकर मना नहीं किया। सभी लोग इतने प्रसन्न हुए इस विषय को लेकर कि उन्होंने कहा कि हम ज़रूर आएंगे। मेरा तो अनुभव देखिए, जापान के जो वरिष्ठ हिंदी प्राध्यापक है ओसाका विश्वविद्यालय में, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है भारत सरकार के द्वारा, तोमियो मिज़ोकामी जी। अच्छा। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो वो इतने प्रसन्न हुए कि क्या बताऊं। अच्छा। हाँ, और किसी ने भी मतलब एक व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं मिला कि जिसने मुझे कहा हो कि हम आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे। जो आने में असमर्थ थे, जो लोग आने में असमर्थ थे, तो उन्होंने मुझे अपने जो आलेख है, अपने जो लेख है इस विषय को लेकर इस पर केंद्रित, तो वे मुझे भेजे। अच्छा जी। और अधिकांश लोग जो है जिन्होंने कहा कि हम इस संगोष्ठी में आभासी पटल द्वारा इसमें सम्मिलित होंगे, जी। और कुछ ऐसे थे कि जो पहले से ही मुझे कह चुके थे कि हम आएंगे। जी। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात रही कि मेरा सबसे बड़ा संकट यही था कि मैं इन सब लोगों को कैसे यहाँ बुला पाऊँगा। और ये देखिए कि क्षेत्र कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा ही गर्व का विषय कहना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता का विषय कहना चाहिए कि इन सभी लोगों ने मुझे किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं किया, मुझे मेरे उत्साह को बढ़ाया। आमंत्रित करना तो ये बहुत मतलब जी। मुश्किल होता होगा। इसके अलावा भी और कोई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखी हैं इस संगोष्ठी को लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर? देखिए, इसमें तैयारी को लेकर तो एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम इस संगोष्ठी में जो भी चर्चा होगी या जिस तरह का भी चिंतन मंथन होगा, तो उसको लेकर जो है हम एक पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। अच्छा। इस पुस्तक का शीर्षक होगा विदेश में हिंदी, और इसमें उन सभी लोगों के वक्तव्य या लेख जो कि मैंने पहले से ही उनसे मंगवा लिए हैं। जी, मैंने कहा उनसे कि आप जिस विषय पर भी वक्तव्य देंगे तो उसका लिखित ड्राफ्ट हमें आप पहले भेज दीजिए। अच्छा। क्योंकि हम एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं।
तो फिर ये एक सबसे बड़ी योजना हमारी है कि संगोष्ठी को लेकर, क्योंकि एक बार ऐसा हो सकता है कि संगोष्ठी में जो बातें कही गई है वो लोग भूल जाए, लेकिन पुस्तकाकार रूप में यदि ये विचार जो है या ये जी, जो सारी बातें जो है यदि आ जाती है तो फिर ये एक प्रकार से सुरक्षित हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी योजना हमारी इसको लेकर रही है। अच्छा। जी। अभी आपने जैसे बताया कि देश विदेश के भी गणमान्य प्राध्यापकों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस संगोष्ठी के लिए कौन-कौन मेहमान जो हैं ये आने वाले हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि ये कहना बहुत ज़रूरी है। जी। इसमें देखिए कि मुझे सबसे अधिक सहयोग जो है हमारे भारत देश के दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक विमलेश कांति वर्मा जी का रहा है, अच्छा। जो अभी 80 की आयु में चल रहे हैं। जी, जी। कल भी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई, तो वे प्रायः जो है 2-3 दिन के बाद मुझसे फ़ोन करके हमेशा पूछते रहते हैं कि कहाँ तक तैयारियाँ आई हैं, जी, जी। या आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कोई कठिनाई तो नहीं है, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। तो विमलेश कांति वर्मा जी ने मुझे इसमें काफ़ी सहयोग किया। इसके साथ मैं जिन लोगों से इससे पूर्व जुड़ा हुआ था, उनमें मेरे जापान के ओसाका विश्वविद्यालय के मेरे मित्र हैं वेद प्रकाश सिंह, अच्छा। तो इन्होंने भी मुझे काफ़ी सहयोग किया। चीन के क्वांतोंग विश्वविद्यालय में एक मेरे युवा मित्र है विवेक मणि त्रिपाठी, तो इन्होंने भी मुझे इस विषय में काफ़ी सहयोग किया। इसके पश्चात जो है जर्मनी से कोएप्सिक विश्वविद्यालय में एक अध्यापिका है एडले हेनिश जी, अच्छा। तो इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने मेरे इस निमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया। अच्छा। उज़्बेकिस्तान में मेरी इससे पूर्व बात हो रही थी सिराजुद्दीन उर्मातोव से, अच्छा। जो वहाँ के ताशकंद विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा विभाग में कार्यरत है, तो उन्होंने भी मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं वहाँ के टेलीविज़न या रेडियो के क्षेत्र से संबंधित अकमत जान कासिमोव जी हैं, तो उन्होंने मेरे निमंत्रण को तुरंत स्वीकार कर लिया। वहाँ पर वे नमस्ते हिंदुस्तान इस तरह का एक कार्यक्रम जो है वहाँ के यॉशलर रेडियो में चलाते हैं, वहाँ के अच्छा। संपादक हैं, अच्छा। तो उन्होंने भी मेरा ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और इसके साथ भी अनेक ऐसे लोग हैं कि जो इसमें मुझे जुड़ रहे हैं। काठमांडू से त्रिभुवन विश्वविद्यालय की संजीता वर्मा जी, अच्छा। उन्होंने भी तुरंत मुझे स्वीकृति दे दी, वे आ रही हैं। श्रीलंका से बरसेल जी है, बरसेल नागौड़ वितान, जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने भी तुरंत मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जी। तो लगभग विदेश से हमारे यहाँ इस संगोष्ठी हेतु 5 से 6 लोग आ रहे हैं, अच्छा। अच्छा। और अनेक लोग जो है वे ऑनलाइन आभासी पटल द्वारा अच्छा। सम्मिलित हो रहे हैं। अच्छा। जी अब जैसे हम इस संगोष्ठी की बात कर रहे हैं, तो इसकी परिकल्पना के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, देखिए, देश में हिंदी की स्थिति जो है हम तो सभी लोग अनुभव करते हैं। विदेश में किस प्रकार की है, तो विदेश में प्रायः ये बात होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की है, साहित्य के क्षेत्र में किस प्रकार की है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग दुनिया के जो है, विश्व के जो है 100 के आसपास विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। अच्छा। हाँ, अकेले अमेरिका के ही 20 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्ययन अध्यापन के केंद्र हैं। जी। जी। तो ये सब बड़ी हमारे देश के लिए, हिंदी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इतने सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि ये किस प्रकार से होता है ना। वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर केवल भारतीय लोग ही अध्यापक नहीं हैं, तो विदेश के कई लोग जो है अध्यापक के रूप में वहाँ पर हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इस विषय में होती है। दूसरा एक तथ्य है जो मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो विभाग है, उस विभाग के द्वारा 2016 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसका टाइटल था, शीर्षक था ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2015 रिवीजन। तो इस रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि भारत विश्व में सर्वाधिक डायस्पोरा वाला देश बन गया है। अच्छा। जी, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट भी यही कहती है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 क्या कहती है हमें, तो कहती है कि आज जो है दुनिया के किसी भी देश से अधिक भारत देश से जो है लगभग 18 मिलियन, यानी लगभग जो है 1 करोड़ 80 लाख लोग जो है विदेशों में रह रहे हैं।
जी तो जी, ये किसी भी देश की, दूसरे देश में रहने वाले लोगों की संख्या के सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है, बिल्कुल। तो फिर इतने सारे देश के लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ पर भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो ये ठीक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर यहाँ से हमें ये सब एक विश्व भाषा के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि ये सभी लोग जो विदेश में गए हुए हैं, ये किसी न किसी कारणवश गए हुए, नौकरी के कारणवश गए हुए हैं या अच्छी जीवन शैली के लिए गए हुए हैं। हमने ये भी देखा कि पीछे मैंने अखबार में पढ़ा था कि हमारे देश के ज़्यादातर अमीर लोग जो है विदेशों में माइग्रेंट हो रहे हैं, है ना, वहाँ जा रहे हैं रहने के लिए। तो भारत से जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, आगे भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि विदेशों में ये सब लोग जो है स्वाभाविक रूप से भारतीय भाषा और संस्कृतियों का जो है प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन ये सब देखते हुए भी मुझे ये अनुभव हुआ कि भारत से बाहर जाने वाले लोग स्वाभाविक है वो करेंगे ही, लेकिन क्या हिंदी का अध्ययन करने के बाद या हिंदी पढ़ने के बाद क्या विदेशों में भारतीय लोगों को हिंदी के बल पर नौकरियां मिल सकती हैं? जी जी जी। क्या वे लोग जो है जो हिंदी पढ़े लिखे हैं, तो वे हिंदी के आधार पर जो है क्या विदेश में जाकर पैसा कमा सकते हैं? जी जी, तो ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और फिर ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करना होगा, तो ये सब जानने के लिए, ये सब समझने के लिए ही इस संगोष्ठी का मुख्य रूप से आयोजन किया गया है। जी जी, नहीं तो कई बार दिमाग में वही चलता है कि भाई अगर आपको विदेश जाना है तो आपको अंग्रेजी आना हाँ, जरूरी है। और बिल्कुल। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो ही आप विदेश में अच्छी तरह से रह सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते जी हैं, जी वहाँ आपको जो भी कार्य आपको करना है उसके लिए अंग्रेजी आना जरूरी है। जी जी। लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि विदेशों में हिंदी अगर आपकी अच्छी है जी तब भी आपको काफी आसानी हो सकती है, नौकरियां या फिर जो भी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हिंदी अगर आपको आती है तो वहां पर आपको कोई दिक्कत या मुश्किल जो है वो नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। जी। अब वापस चलते हैं हमारी संगोष्ठी की तरफ। जी जैसे जी 24 और 25 को यहाँ पर अमलनेर में होने वाली है, तो हम थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये 2 दिन की संगोष्ठी जो है, ये कार्यक्रम किस तरह से होने वाले हैं, क्या क्या विषय हैं, वक्ता हैं, क्या किस तरह से कार्यक्रम है 2 दिन का? देखिए, 24 और 25 जी फरवरी, तो इन 2 दिनों के बीच में ये संगोष्ठी संपन्न होने जा रही हैं। इन 2 दिनों में हमने 6 सत्र रखे हैं। जी। जो पहला सत्र है वो उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र में भी हमारे जो विदेशी अतिथि है जी वो अपनी बात कहेंगे। जी। और इसके बाद जो है 4 सत्र हमारे अकादमिक सत्र होंगे। अच्छा। तो इन अकादमिक सत्रों का जो शीर्षक है, वो पहला अकादमिक सत्र होगा विदेश में साहित्य के क्षेत्र में हिंदी। अच्छा। दूसरा सत्र होगा वो विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी। जी। तीसरा सत्र है विदेश में व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। और चौथा सत्र जो शनिवार के दिन होगा वो है विदेश में जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी। तो इस तरह से हमने इन चारों क्षेत्रों को अलग अलग सत्रों में जो है वर्गीकृत कर दिया है। और ये चारों महत्वपूर्ण है। और चारों ये महत्वपूर्ण है। जी जी। इसमें तो देखिए कि पहले जो 2 सत्र है, साहित्य का क्षेत्र और शिक्षा का क्षेत्र जो है, जी तो इस पे तो चर्चा होती है, बिल्कुल। लेकिन हमने इसे रोजगार से जोड़ा हुआ जी कि शिक्षा हो या साहित्य लीजिए, तो इसमें यदि भाषा, हिंदी भाषा जो है वो विश्व भाषा के रूप में बनी है, ऐसा लोगों का कहना है। पीछे एक रिपोर्ट भी भारत सरकार को दी गई थी कि दुनिया में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो सबसे अधिक है, हाँ, ये चीन की मंदारिन जो है उससे भी अधिक है, अंग्रेजी से अधिक है। तो ये जब इतनी बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए, हिंदी के लिए, तो फिर हिंदी हमें विदेश में वो सब क्यों नहीं दे पाएंगे जो हमें उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल। और मतलब आपकी ये बातों से वही लग रहा है। और विदेश में भी हम देखते हैं कि भारतीय जो हैं ये भी कई बार एक दूसरे से अंग्रेजी में ही बात करते हैं, जी। जबकि हिंदी हमारी इतनी अच्छी भाषा है, सबको जी, पता है, सबको आती है। तो इस बात पर से मुझे ना एक फिल्म याद आ रही है, चांदनी फिल्म थी। जी। उस फिल्म में ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जो हैं ये विदेश में मिलते हैं। जी। और वहाँ पर ऋषि कपूर कुछ गाना, हिंदी गाना गाते हुए दिखाया गया है। और फिर उसके बाद में विनोद खन्ना जो है वो उनके बगल में ही खड़े होते हैं और वो भी फिर उसी गाने को दोहराते हैं। हिंदी का गाना होता है। जी, और फिर बाद में दोनों में आपस में बातचीत होती है कि विदेश में अपने
भाषा को सुनना और अपने लोगों से मिलना, अपनी भाषा में बात करना कितना सुखद है, कितना कितना सुखद अच्छा है। है। जी जी जी। तो ये अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आपने किया है और इसमें हिंदी विषय जो लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है ये वाकई बहुत उपयोगी होने वाला है। तो ये जो संगोष्ठी है, तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं, उनके बारे में? श्रोता वर्ग में यदि हम कहेंगे तो देखिए कि हमारे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापक है, कॉलेजों में जो है कार्यरत प्राध्यापक है, शोधार्थी है और छात्र हैं, और इसके अतिरिक्त जिन लोगों को हिंदी भाषा से प्रेम है, जिन्हें हम हिंदी प्रेमी कहेंगे, जी वे सभी की सभी लोग ये सब जानने के लिए इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो संगोष्ठी है, इसका छात्रों के लिए कितना ज़्यादा उपयोग या फिर ये छात्रों के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए। कैसे उपयोगी है ये, हाँ, उसके बारे में जानना चाहेंगे? देखिए हम आज जो है हिंदी को केवल देश के दायरे में ही देखते हैं। देखिए अभी जिस जिस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जी महाराष्ट्र है। यहाँ जी। पर तो अधिकांश छात्र जो है वे मराठी में मराठी बातचीत बोलते हैं, करते बिल्कुल। हैं। हिंदी में बोलने से उनको संकोच होता है या उतना आत्मविश्वास नहीं होता कि जितना हिंदी में ज़रूरी है। तो फिर ये सभी जो छात्र है कि जिनके मन में हिंदी के प्रति लीजिए या हिंदी साहित्य के प्रति लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि जो उनको उस तरह से विकसित नहीं होने देता। जी तो इस तरह से यदि वो हिंदी के वैश्विक परिदृश्य को यहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो एक तरह से वे प्रेरित हो सकते हैं। उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं, हम ये जो हिंदी के बारे में जो सोच रहे हैं वैसी हिंदी नहीं है। तो हिंदी हमारे देश के ही नहीं तो विश्व के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा है। साहित्य को लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र को लीजिए, जनसंचार में लीजिए, व्यापार के क्षेत्र में लीजिए, तो उन्हें हिंदी भाषा के प्रयोग के, है ना। मैंने पीछे कई बार हमारे मित्रों में जो है कहा भी था, जो हमारे विशेषज्ञ इस संगोष्ठी में आ रहे हैं उनसे भी मैंने कहा कि आप अपने देश में मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा का एक कार्यसाधक भाषा के रूप में कितना उपयोग होता है। जी यानी आपके कार्य संपन्न होते हैं या नहीं, औपचारिक रूप से लीजिए, अनौपचारिक रूप से लीजिए, तो यहाँ ये ज़रूरी है। तो छात्र इन सभी पक्षों को समझेंगे। हाँ, ये हम उन्हें पुस्तकों से नहीं बता सकते हैं। जब वे विदेश में आए हुए अतिथि हिंदी बोलने वालों को देखेंगे तो स्वाभाविक है उनको लगेगा कि ये लोग कितनी अच्छी हिंदी में बात कर लेते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि वे इन हिंदी भाषा के इन पक्षों को लेकर शोध के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं, है ना। जनसंचार के क्षेत्र में शोध कर सकते कि हिंदी कैसे आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही तो उसमें क्या करना ज़रूरी है। विदेश व्यापार के क्षेत्र में हिंदी की क्या स्थिति है और वहाँ पर भी हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सभी से वो परिचित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी यानी छात्रों को तो इससे काफी लाभ होने वाला जी है, हाँ, काफी जी हाँ, फायदेमंद है ये जी छात्रों जी के जी लिए। तो अंत में जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो चर्चा है, इस विचार या फिर ये जो जी। चिंतन मंथन है, इससे क्या फल प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये जो चिंतन मंथन होने वाला है या ये जो आयोजित किया गया है, यानी देखिए आउटपुट क्या है इसका? आउटपुट है, जी जी जी, इसका परिणाम क्या निकलेगा। अभी देखिए मैं तो परिणाम के बारे में अभी एकदम से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है कि इस विषय को लेकर हमारे जो अध्यापक है, छात्र जो है वो प्रेरित हो। जी दूसरी जो हमारी योजना पुस्तक की है, तो अभी तो ठीक है कि लोग बातें सुनेंगे, है ना, उसे समझेंगे, लेकिन जब पुस्तक आ जाएंगी, पुस्तक जब सभी को मिलेगी तो उससे भी हमारे अध्यापकों को, छात्रों को जो है उसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और कई तरह की प्रेरणाएं जो है इसको लेकर मिल सकती है। बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात आपने बताई है और हम आशा करते हैं कि आपकी जो 2 दिन की संगोष्ठी है ये काफ़ी उच्च स्तर की हो जी जी और इसमें काफ़ी आपको अच्छा रिस्पांस मिले। जी जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और इस संगोष्ठी के बारे में हमें और श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए जलगांव आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। श्रोताओं, अभी आपने इनसे मिलिए इस श्रृंखला अंतर्गत प्रताप महाविद्यालय अमलनेर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी के विषय में प्राध्यापक कुबेर कुमावत से सोनिका मुजुमदार की बातचीत सुनी।
श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं पिछले हफ्ते की कुछ प्रमुख खबरों की। श्रोताओं, गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को इस साल ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 1961 में कई भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस बार चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख राम भद्राचार्य जी को ये सम्मान जो है ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें भाषा का अपार ज्ञान है। वे 22 से ज्यादा भाषाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। वहीं 100 से ज्यादा किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। संस्कृत भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ है और उन्होंने कई ग्रंथ जो हैं वो ट्रांसलेट किए हैं। वहीं गुलजार साहब की अगर बात करें तो गुलजार साहब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और संगीत के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्हें बतौर फिल्म निर्देशक, गीतकार, संवाद और पटकथा लेखक के रूप में पहचान मिली है। साल 2007 की फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। उनकी मौसम, आंधी, नमकीन और कोशिश जैसी फिल्में जो हैं जबरदस्त लोकप्रिय हुई हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं गुलजार जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत सा गीत। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राही। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में। एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस और इसी गीत के साथ आज का हमारा इंद्रधनुष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेश्वर बोबड़े। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।